नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी जरूर है। यह शहर देश की तिजोरी जरूर भरता है, लेकिन यह अक्सर आतंकवादियों के भी निशाने पर रहा है। आतंकियों के लिए यह शहर कई बार सॉफ्ट टारगेट साबित हुआ है। 12 मार्च 1993 को ही ले लें, जब मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे और 257 लोगों की जान गई थी। 750 के करीब लोग घायल हुए थे। उसके बाद जब गुजरात में दंगे हुए साल 2002 में गोधरा कांड के बाद, तो उसका असर मुंबई पर भी दिखाई पड़ा। मुंबई में 2 दिसंबर 2002 को एक बस में बम धमाका हुआ। उसके बाद 5 दिसंबर 2002 को मुंबई सेंट्रल पर मैकडॉनल्ड के आउटलेट में धमाका हुआ। जनवरी में विले पार्ले इलाके में धमाका हुआ और फिर 13 मार्च 2003 को मुलुंड की लोकल ट्रेन में बम धमाका हुआ, जिसमें 12-13 मुसाफिरों की जान गई। उसी साल घाटकोपर में फिर एक बार बस में धमाका हुआ। 25 अगस्त 2003 को गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबा देवी मंदिर के बाहर भी बम धमाके हुए, जिसमें करीब 60 लोगों की जान गई। और फिर 26 नवंबर 2008 जैसे आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को दहलाकर रख दिया। लेकिन आतंक का सिलसिला उसके बाद भी थमा नहीं। उसके बाद जुलाई 2011 में फिर से मुंबई में एक साथ 3 जगह पर बम धमाके हुए। दादर में, जवेरी बाजार में और ओपेरा हाउस पर। उसमें भी करीब 30 लोगों की जान गई। बार बार आतंकी इस शहर को जख्मी करते आए हैं, इसको अपना निशाना बनाते आए हैं। और यही वजह है कि देश की तमाम जांच एजेंसियों की, सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस शहर पर बनी रहती है, इसको महफूज रखने के लिए, ताकि हर अगले खतरे से शहर को बचाया जा सके। और अक्सर ये एजेंसियां कामयाब भी हो जाती हैं, लेकिन जिस बार नहीं होती हैं, उस बार उसका खामियाजा मुंबई के बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ता है। तो जो लोग, जिनका की रिकॉर्ड रहा है आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का, जो पहले नजर में आ चुके हैं, पहले पकड़े जा चुके हैं, ऐसे लोगों पर हमारी जांच एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां अपनी नजर बनाए रखती हैं। तो इसी सिलसिले में बीती 9 तारीख को मुंबई के पास ठाणे जिले में पड़गा में एक बहुत बड़ी छापेमारी हुई। दरअसल ये छापेमारी जो है एक बड़ी मुहिम का हिस्सा थी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कुल 44 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई थी, जिनमें से एक ठिकाना था ठाणे जिला का ये पड़गा। और पड़गा जिले के एक गांव से पुलिस ने 15 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस के साथ साथ एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। और इनमें प्रमुख नाम था साकिब नाचन का। जैसा कि मैंने बताया कि 13 मार्च 2003 को जो लोकल ट्रेन में बम धमाका हुआ था, उस मामले में और विले पार्ले के बम धमाके के मामले में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था। इसके ऊपर आरोप था कि यह सिमी के लिए काम करता है, जो छात्रों की संस्था थी जिस पर बैन लगा दिया गया था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। और काफी वक्त जेल में रहा। इसके पास से AK-56 राइफल बरामद हुई, जिसकी वजह से जब मुकदमा चला तो अदालत ने इसे 10 साल जेल की सजा सुनाई। और साल 2017 में ही ये जेल से छूटकर बाहर आया था। और जेल से छूटने के वक्त इसने ये कहा था कि अब अपनी आगे की जिंदगी वो फोकस करेगा अपने परिवार पर, अपने परिवार को समय देगा और अपने बिजनेस को समय देगा। लेकिन अगर एनआईए की माने तो छूटने के बाद वो कुछ और ही कर रहा था। छूटने के बाद वो लोगों को जोड़ रहा था आतंकी बनाने के लिए, उनको ब्रेन वॉश कर रहा था। जो छापेमारी की गई वहां पर बड़े पैमाने पर एनआईए का दावा है कि हथियार बरामद हुए। वहां से फायर आर्म्स तो बरामद हुए ही, यानी कि बंदूक पिस्तौलें तो बरामद हुई ही, तलवारें बरामद हुई। इसके अलावा वहां से 30 लाख रुपए की नकदी मिली और इसके साथ साथ वहां से चाकू मिले, और माफ कीजिए 68 लाख रुपए वहां से कैश मिले, और हमास के 51 झंडे मिले। और एनआईए का यह आरोप था कि ये लोग, इनके फॉरेन हैंडलर्स हैं जो कि आईसिस से जुड़े हुए हैं, उनके निर्देश पर ये लोग काम करते थे। तो साकिब नाचन समेत कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कि कुछ साकिब नाचन के नाते रिश्तेदार भी थे। और इसी साल अगस्त में पुणे के एक मामले में साकिब नाचन के बेटे शामिल को भी गिरफ्तार किया था पुलिस ने।
विस्फोटक बनाने के आरोप में। तो जब ये पूरी कार्रवाई हुई एनआईए की, तो उसके बाद विधानसभा में बवाल हो गया। बीते 3 दिनों से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र चल रहा है और किसी ना किसी कारण से हर दिन बवाल हो रहा है। पहले दिन बवाल हुआ नवाब मलिक को लेकर, जब नवाब मलिक जो जमानत पर बाहर हैं, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, दाऊद के लोगों से लेन देन का आरोप रहा है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन्हें गिरफ्तार किया था और जमानत पर बाहर आए थे। तो जब वो सत्ताधारी पक्ष के पास बैठ गए तो उसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाया कि अब क्या नवाब मलिक आपके लिए एक्सेप्टेबल हो गए, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को एक धमकी भरा खत लिखा था कि नवाब मलिक को अपनी पार्टी में मत लेना। तो एक तो वो बवाल चल रहा था। इसके बाद कल के दिन समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख और जो कि एक विधायक भी हैं, उन्होंने विधानसभा में हंगामा किया और कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, उनको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई हुई एनआईए की ठाणे जिले में, जिसमें कि साकिब नाचर समेत इन 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो कार्रवाई गैरकानूनी तरीके से की गई। अबू आजमी का कहना था कि जो लोग देश विरोधी गतिविधि करते हैं, आतंकी वारदातों में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन प्रक्रिया फॉलो होनी चाहिए। ना तो कोई वारंट भेजा गया, ना कोई सम्मन भेजा गया। सुबह सुबह एनआईए के लोग वहां पर पहुंच गए। जो जानकारी है उसके मुताबिक 500 लोगों की टीम थी जिन्होंने की छापेमारी की कार्रवाई की थी और इन 15 लोगों को लेकर चले गए। उनके नाते रिश्तेदारों से भी उनको बात नहीं करने दी गई और उसके बाद जब उनके नाते रिश्तेदार एनआईए के दफ्तर मुंबई पहुंचे तो वहां पर उनको कोई नहीं मिला। तो अबू आजमी का कहना था कि ये जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ और इस मामले में देवेंद्र फडणवीस को हस्तक्षेप करना चाहिए। इससे पहले भी अबू आजमी कई बार ऐसे मुद्दों को उठा चुके हैं जहां पर मुस्लिम युवकों को आतंकवाद में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक बड़ा मामला था साल 2003 का, जिसमें कि घाटकोपर बम धमाके के मामले में ख्वाजा यूनुस नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी और बाद में आरोप लगा कि उसकी हिरासत में हत्या हो गई और उस हत्या को दबाने के लिए एक झूठी कहानी रची गई कि वो हिरासत से भाग गया। उसे ले जाया जा रहा था जांच के लिए, औरंगाबाद, रास्ते में गाड़ी पलटी हो गई और उसका फायदा उठाकर वो भाग गया। तो उस मामले को भी अबू आजमी ने उठाया था, उसके परिवार का साथ दिया था और खुद अबू आजमी पर भी 12 मार्च 1993 के बम धमाकों में शामिल होने का आरोप लगा था। टाड़ा के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बाद में वे उस मामले से बरी हो गए थे। लेकिन जिस तरह से वो इस जैसे मुद्दों को उठाते हैं जहां पर की जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, मुस्लिम युवकों पर, उन पर इस आरोप के तहत कार्रवाई होती है कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, तो अबू आजमी उनके लिए खड़े हो जाते हैं और यही वजह है कि शिवसेना और बीजेपी जैसी पार्टियां उनका विरोध करते आई हैं, उन पर भी आरोप लगाते आई हैं। तो खैर, महाराष्ट्र की राजनीति में आगे जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।